यानी कि आपके व्यवहार। पहले तो हम आएंगे इन बेसिक कंसेप्ट से कहां, स्टेट तक, और जब हम स्टेट समझेंगे तब हम देखेंगे आपके राज्य की व्यवस्था को। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे आपके क्राउड हो, चाहे आपके ग्रुप हो, चाहे आपके कम्युनिटी हो, चाहे नेशन हो, चाहे स्टेट हो, सब में आपके कॉमन पॉइंट तो है व्यक्ति। हर कंसेप्ट में व्यक्ति होगा कोई। ठीक, भीड़ है तब भी व्यक्ति तो है, ग्रुप है तब भी व्यक्ति है, समुदाय है तब भी व्यक्ति है, राष्ट्र है तब भी व्यक्ति है, और राज्य है तब भी व्यक्ति है, क्योंकि बिना व्यक्ति के इनमें से पांचों में से कोई भी यूनिट कभी नहीं बन सकती। ठीक, तो अब हम यहां ये देखें कि कोई आपके दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कब क्राउड बनाते हैं, कब ग्रुप बनाते हैं, कब कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी कैसे कन्वर्ट होती है आपके नेशन में, और नेशन कैसे कन्वर्ट होता है स्टेट में। तो पहले तो हम ये समझें। ठीक, तो हमने यहां देखा कि सबसे पहले आपके कोई व्यक्ति है इंडिविजुअल। तो इस बैच में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव के एक जगह खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक दूसरे से कोई परिचित भी नहीं है। ये कंसेप्ट कहलाता है आपके क्राउड, यानी कि भीड़। ठीक है, अब भीड़ की जैसे हम बात करें आपके, आप रेलवे स्टेशन पे जाता से अधिक होगी, सिंगल व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, ना तो सिंगल व्यक्ति क्राउड होगा। तो सबसे पहले आपके किसी भी पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझने से पहले इन सबके आपके कोर में होता है कौन, व्यक्ति, कोई भी आपके सिंगल पर्सन। ठीक है, अब रातों रात तो इस पृथ्वी पर राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ होगा, सिस्टमैटिक तरीके से ही हुआ होगा, धीरे धीरे। ठीक, तो अब यहां समझना कि पहले तो हम ये समझें कि आपके जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्राउड, ग्रुप और कम्युनिटी, इसका निर्माण कैसे करता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये कम्युनिटी या ये ग्रुप आगे चल के नेशन या स्टेट का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे पहले समझना, चाहे क्राउड हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कम्युनिटी हो, तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है, इनमें व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक होगी। सिंगल व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, ना तो सिंगल व्यक्ति क्राउड होगा, ना ग्रुप हो सकता, ना कम्युनिटी हो सकती। ठीक है, तो अब हम ये देखें कि क्राउड हो या ग्रुप हो या कम्युनिटी हो, तीनों में व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक होगी। तो अब हम ये समझते हैं कि क्राउड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, और कम्युनिटी किसे कहते हैं। तो क्राउड जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, बिना किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के, कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब सबका एक उद्देश्य, सबका एक उद्देश्य नहीं है, बिना किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के एक जगह खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक दूसरे से कोई परिचित भी नहीं है। ये कंसेप्ट कहलाता है आपके क्राउड, यानी कि भीड़। ठीक है, अब भीड़ की जैसे हम बात करें आपके, आप रेलवे स्टेशन पर तमाम भीड़ होगी, सबका अपना अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सबका कॉमन नहीं है उद्देश्य। ठीक है, मार्केट में चले जाओ, मार्केट में तमाम क्राउड है, सबका अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पर्सन बिना किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से कहीं खड़े हुए हैं, तो ये कंसेप्ट आपके कहलाता है क्या, क्राउड। ठीक है, अब क्राउड में आपकी खास बात क्या है कि क्राउड में कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता हो, और क्राउड इतनी अनऑर्गेनाइज्ड होती है कि अगर आपके कोई मान लिया 100-200 लोग क्राउड में खड़े हुए हैं, अगर एक पुलिस वाला वहां आके डंडा भी खड़का दे तो क्राउड तितर-बितर हो जाएगी इमीडिएट, क्योंकि क्राउड ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक, अब वही हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, ग्रुप। अब ग्रुप आपके क्या होता है, जब दो या दो से आपके अधिक व्यक्ति किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो ये कंसेप्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रुप में। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी समान उद्देश्य के लिए संगठित आपके हो जाएं, तो ये आपके क्या कहलाता है, ग्रुप या समूह। जैसे कि अब हम समूह की आपकी बात करें, अब आज मान लो कि क्लास का फर्स्ट डे है, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन 4 से 8 10 दिन में सब जानने लगोगे। अब जानने लगोगे तो आप करोगे क्या, कोई भी 2-4 लोग जिनमें आपकी गहरी दोस्ती होगी, अब ये मिलकर बनाएंगे ग्रुप। ठीक, ग्रुप का उद्देश्य क्या है कि सब लोग आपके ग्रुप स्टडी करेंगे, लेकिन वो बात अलग है कि ये ग्रुप कभी स्टडी नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। ऐसे ही होता है ग्रुप स्टडी में। तो 4-6 लोग आपके आपस में मिले और एक ग्रुप स्टडी के उद्देश्य से आप लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया कि क्लास के बारे में ग्रुप स्टडी करेंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे, लेकिन होना कभी नहीं है। इसके अलावा पार्टियां साथ में होंगी, मूवी साथ में जाओगे, घूमोगे साथ में, सब होगा साथ में। ठीक, अब यहाँ ग्रुप की खास बात क्या है, ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि क्राउड में अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ हो जाए, ठीक, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमैनिटी के नाते भले आप मदद कर दो, लेकिन आप तो उसे जानते ही नहीं हो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप के किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ गई, यानी कि जो डंडा आपके क्राउड के व्यक्ति पे चला था आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर पे मार दिया पुलिस वाले ने, तो पूरी कोशिश करोगे सस्पेंड कैसे कराया जाए। अगर आपकी पहुंच होगी तो सस्पेंड करा के एकदम लोगे, क्योंकि हमारी आपके ग्रुप के किसी मेंबर को इसने आपके टच किया है। ठीक, तो यहाँ ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और यहाँ आपके एक व्यक्ति पे अगर कोई समस्या आएगी तो आपका दूसरा भी उससे प्रभावित होता है। ठीक, ये हुआ। अब जैसे कि होता है ना स्टूडेंट्स में, गर्लफ्रेंड किसी की जा रही है, दूसरा उसे सांत्वना दे रहा है कि रुक जा भाई दूसरी मिल जाएगी, दोनों ही परेशान हो रहे हैं, उसने आपके टच किया है। ठीक,
तो यहां ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और यहां आपके ग्रुप स्टडी करेंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे, लेकिन ये होना कभी नहीं है। इसके अलावा पार्टियां साथ में होंगी, मूवी साथ में जाओगे, घूमोगे साथ में, सब होगा साथ में, ठीक। अब यहां ग्रुप की खास बात क्या है, ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि क्राउड में अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ हो जाए, ठीक, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमैनिटी के नाते भले ही आप मदद कर दो, लेकिन आप तो उसे जानते ही नहीं हो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप के किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ गई, यानी कि जो डंडा आपके क्राउड के व्यक्ति पे चला था आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर पे मार दिया पुलिस वाले ने, तो पूरी कोशिश करोगे सस्पेंड कैसे कराया जाए। अगर आपकी पहुंच होगी तो सस्पेंड करा के ही दम लोगे, क्योंकि हमारी आपके ग्रुप के किसी मेंबर को इसने आपके टच किया है, ठीक। तो यहां ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और यहां आपके एक व्यक्ति पे अगर कोई समस्या आएगी तो आपका दूसरा भी उससे प्रभावित होता है, ठीक। यह हुआ। अब जैसे कि होता है ना स्टूडेंट्स में, गर्लफ्रेंड किसी की जा रही है, दूसरा उसे साथ बना दे रहा है कि रुक जा भाई दूसरी मिल जाएगी, दोनों ही परेशान हो रहे हैं, तो ये होता है आपके ग्रुप। अब तीसरा कंसेप्ट आपके आता है कौन सा, कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। अब समुदाय किसे कहते हैं, जब आपके दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं। तो अब आपने यहां देखा, यहां तक तो दोनों कॉमन है, ये तो ग्रुप की भी पहचान है, कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अब आपके यहां खास बात क्या है कम्युनिटी में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य के लिए संगठित हो जाएं और उसमें प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी कॉमन हो, तो उसे कहेंगे हम कम्युनिटी। जैसे कि स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन में कॉमन आइडेंटिटी क्या है, ऑल आर स्टूडेंट्स। डॉक्टर्स यूनियन, कॉमन आइडेंटिटी क्या है, ऑल आर डॉक्टर्स। लेबर यूनियन, ऑल आर लेबर, ठीक। जैसे कि अब हम आपके देखा, अब ये तो ग्रुप हुआ, अब ग्रुप से कम्युनिटी कैसे बनेगी। अब मान लिया कि अब आपके 10 लोगों का ग्रुप बना, ठीक। फिर 10 लोगों ने आपस में पूछा, अच्छा कहां के रहने वाले हो, 4 ने कहा कि हम आपके यूपी के, 3 ने कहा हरियाणा के, 3 ने कहा बिहार के। ये 4 + 3 में कब डिवाइड होंगे पता नहीं चलेगा। हरियाणा वाले सब हरियाणा वालों को पकड़ लेंगे, यूपी वाले यूपी वालों को, बिहार वाले बिहार वालों को, और ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब इनकी कॉमन आइडेंटिटी हो गई। वो 4 लोग हरियाणा के थे, कॉमन आइडेंटिटी क्या हो गई, रीजन, ये क्षेत्र के आधार पर जुड़ गए, ठीक। 4 लोग यूपी के थे और 4 लोग बिहार के थे, ठीक। हो सकता है आपके इसके अलावा कोई और हो सकती है, कास्ट के आधार पर बना दे कि आपके कोई एक कास्ट के लोग एक साथ आ जाएं तो ये कम्युनिटी होगी, ठीक है। हो सकता है आपकी रेस, नस्ल के आधार पे, हो सकता है प्रोफेशन के आधार पे, ठीक। अगर कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी है ग्रुप के सभी मेंबर्स के बीच में, तो ऐसा ग्रुप आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी की खास बात आपके होती है क्या, कॉमन आइडेंटिटी, ठीक। कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है लैंग्वेज हो जाए, भाषा, हिंदी भाषी लोग, इंग्लिश भाषी लोग, लैंग्वेज भी तो हो सकती है कॉमन आइडेंटिटी। प्रोफेशन हो सकता है कॉमन आइडेंटिटी, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर कॉमन आइडेंटिटी है ग्रुप के सभी मेंबर्स के बीच में, तो ऐसा ग्रुप हमेशा कन्वर्ट होगा किसमें, कम्युनिटी। तीनों वर्ड क्लियर हुए, क्राउड, ग्रुप एंड कम्युनिटी। अब आते हैं इससे आगे। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी जो आपके कम्युनिटी या समुदाय है, ये आगे चलकर कैसे कन्वर्ट होता है नेशन में, और नेशन आगे चल के कैसे कन्वर्ट होता है स्टेट में।
तो कोई भी कम्युनिटी आगे चल के ये आपके कन्वर्ट होती है किसमें, नेशन यानी कि राष्ट्र में, और नेशन आगे चल के कन्वर्ट होता है किसमें, स्टेट यानी कि राज्य में। ठीक है, अब हम आपके सबसे पहले तो नेशन समझें कि नेशन में आपके कब कन्वर्ट होती है, किस स्थिति को हम नेशन कहेंगे और फिर किस स्थिति को हम स्टेट कहेंगे। तो नेशन यानी कि राष्ट्र, ये जो नेशन वर्ड है ये आपके एक लैटिन वर्ड नेसो से ड्राइव हुआ है, और नेसो का अर्थ होता है क्या, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन पे बेस्ड आपके एक सिस्टम। ठीक है, नेशन आपके एक सोशल कंसेप्ट है, एक सामाजिक अवधारणा। ठीक है, अब यहां ये ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो इस ब्लड रिलेशन का अर्थ समझना कि राष्ट्र के संदर्भ में हम इस ब्लड रिलेशन को यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा सबसे पहले जब सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ तो वैदिक एरा, वैदिक एरा के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। वैदिक एरा में आपके कैसी सोसाइटी थी, कास्ट सिस्टम की तो बात ही नहीं चल रही। वैदिक एरा जो आपके था ये ट्राइबल बेस्ड, यानी कि एक जनजातीय समुदाय था जो पशुपालन आपके करता था। ठीक, वैदिक एरा में आपके क्या मेजर ऑक्यूपेशन था, एनिमल हस्बेंड्री। लेटर वैदिक एरा में आके एग्रीकल्चर आया है। ठीक है, तो यहां आपके क्या हुआ कि कबीले थे, बेसिकली राष्ट्रों का निर्माण शुरू कहां से हुआ है, अलग अलग कबीलों से ही तो हुआ है। ठीक, और हर कबीले के बीच में क्या होते थे, ब्लड रिलेशन। अब जो कबीला शक्ति में आपके पावरफुल होता चला गया उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक, अगर हम वैदिक टाइम में अगर हम जाएंगे तो राष्ट्रों का जो निर्माण हुआ है वो कबीलों से ही तो हुआ है। ठीक, ये थे कौन, ये कबीलाई समाज था उस समय का, अलग अलग कबीले थे आपके, और इस हर कबीले के बीच में क्या पाए जाते थे, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो अब यहां राष्ट्र वर्ड का यूज तो वहां से हुआ है क्योंकि वैदिक एरा से आपके राष्ट्र वर्ड का यूज होना शुरू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट समझना, नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र का निर्माण। नेशन बिल्डिंग की आपके दो आइडियोलॉजी हैं, एक तो आपके ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और एक आपके कंटेम्प्रेरी यानी कि जो आधुनिक विचारधारा है वो। अब हम इन दोनों आइडियोलॉजी को समझें कि किस आइडियोलॉजी में नेशन हम किसे बोलते थे। ठीक, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नेशन क्या है और कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले
लिया नोट। तो अब हम यहां आपके ये समझते हैं कि नेशन, आपके राष्ट्र का निर्माण होता कैसे है, क्या है आपके राष्ट्र के निर्माण की आइडियोलॉजी या राष्ट्र के निर्माण की विचारधारा। ठीक है, तो राष्ट्र के निर्माण की दो विचारधाराएं हैं, एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और एक कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, परंपरागत विचारधारा के ऊपर आते हैं। तो परंपरागत विचारधारा राष्ट्र निर्माण की आपके क्या कहती है। ठीक है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जब किसी समुदाय के गठन का आधार जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, नस्ल, ठीक, इनमें से कोई एक हो, तो जो गठन या जो बनने वाली जो यूनिट होगी उसे हम कहेंगे क्या, राष्ट्र। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे क्या कहेंगे, नेशन। ठीक है, तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी आपके ये कहती है कि जब किसी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइज होने का आधार कास्ट, रिलीजन, रेस, रीजन, लैंग्वेज, इनमें से कोई आपके एक हो, तो हम इस कम्युनिटी को आपके क्या कहेंगे, नेशन, यानी कि राष्ट्र। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो ये जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है बड़ी नैरो आइडियोलॉजी है, क्योंकि अगर आपके किसी ज्योग्राफी के अंदर अगर जाति के आधार पर राष्ट्र बनने लगे तो भारत में तो 1 आध लाख जातियां होंगी, 1 आध लाख राष्ट्र बनेंगे। धर्म भी खूब सारे हैं, पता नहीं कितने आपके राष्ट्र बनेंगे, नस्ल भी है, क्षेत्र भी बहुत सारे हैं और भाषाएं भी बहुत सारी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ तो यहां खास बात यह होगी कि जो बनने वाले राष्ट्र होंगे वो बहुत छोटे होंगे। ठीक, और दूसरे राष्ट्र से ये हमेशा किसमें, कन्फ्लिक्शन या संघर्ष की स्थिति में लिप्त होंगे। कैसे, धर्म के आधार पर राष्ट्र अगर बने तो स्वाभाविक सी बात है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे होंगे, जाति के आधार पर बने तो एक जाति के लोग दूसरे लोग से लड़ रहे होंगे, भाषा के आधार पर बने तो एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के लोगों से लड़ रहे होंगे। तो अगर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण हुआ तो राष्ट्र छोटे होंगे और ये सभी राष्ट्र आपस में क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन में होंगे और ऐसे राष्ट्रों को जीतना बहुत आसान है। यही था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, बिफोर अराइवल ऑफ यूरोपियंस, इंडिया में राष्ट्र के निर्माण की यह विचारधारा थी। ठीक, जिसे हम भारत कहते हैं आपके, तो ये भारत था ही कब, ये भारत या इंडिया ये तो अंग्रेजों ने बनाया ना। इस पूरे क्षेत्र को हम कहते थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसकी शुरुआत होती थी आपके हिंदकुश से कन्याकुमारी तक। ये सब कुछ आपके इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आता था, हिंदकुश रेंज। ठीक है, तो वहां से शुरू होकर कन्याकुमारी तक इस पूरे क्षेत्र को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे। भारत नाम का कोई देश नहीं था। इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 2-4 हजार देश थे, छोटे छोटे, जो जाति के आधार पर बने थे, जो धर्म के आधार पर थे, जो क्षेत्र के आधार पर थे, या जो भाषा या नस्ल के आधार पर थे। ठीक, तो जब कभी भी आपके ऐसे राष्ट्रों का आपके निर्माण होगा तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी की खास बात आपके क्या होगी, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में आपके जो राष्ट्र होंगे, चूंकि इनके गठन का आधार बहुत छोटा है, तो ये जो आपके राष्ट्र होंगे ये बहुत छोटे होंगे और छोटे होने के साथ ही आपके ये जो राष्ट्र है आपस में संघर्ष में लिप्त होंगे। ठीक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भारत आई तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर ये सिचुएशन है। ठीक, यूरोप में इंडिया सब कॉन्टिनेंट फीचर अलग था, लेकिन जो यूरोपियन इंडिया आ गए उन्होंने देखा ये बाहर से आपके दिख रहा है इतना मजबूत, अंदर से तो ये 2000 राष्ट्र हैं और इनको जीतना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जब हम इनके ऊपर आक्रमण आपके करेंगे, ठीक, तो इनके ऊपर आपके आक्रमण करेंगे तो इन्हीं के लोग इनकी मदद करने नहीं आएंगे। ठीक, जैसे कि आपके लॉर्ड क्लाइव ने अपनी जीवनी में आपके लिखा था 1757 में जब आपके प्लासी का युद्ध हुआ था, कुल 300 अंग्रेज थे, इन्होंने बंगाल के नवाब को हराया और इन्होंने कलकत्ता में रैली निकाली, हिंदुस्तानी रैली देख के ताली बजा रहे थे। अब 300 अंग्रेजों को तो बाहर खदेड़ ही सकते थे ना, अगर वही स्टेप उठा लिया जाता तो इतनी बड़ी व्यवस्था गड़बड़ होती ही नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे थे। सिराजुद्दौला को भी हराया किसके, उसके घर वालों ने तो हराया शुरुआत। ठीक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भारत आई तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर ये सिचुएशन है। ठीक, यूरोप में इंडिया सब कॉन्टिनेंट फीचर अलग था, लेकिन जो यूरोपियन इंडिया आ गए उन्होंने देखा ये बाहर से आपके दिख रहा है इतना मजबूत, अंदर से तो ये 2000 राष्ट्र हैं और इनको जीतना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जब हम इनके ऊपर आक्रमण आपके करेंगे, ठीक, तो इनके ऊपर आपके आक्रमण करेंगे तो इन्हीं के लोग इनकी मदद करने नहीं आएंगे। ठीक, जैसे कि आपके लॉर्ड क्लाइव ने अपनी जीवनी में आपके लिखा था 1757 में जब आपके प्लासी का युद्ध हुआ था, कुल 300 अंग्रेज थे, इन्होंने बंगाल के नवाब को हराया और इन्होंने कलकत्ता में रैली निकाली, हिंदुस्तानी रैली देख के ताली बजा रहे थे। अब 300 अंग्रेजों को तो बाहर खदेड़ ही सकते थे ना, अगर वही स्टेप उठा लिया जाता तो इतनी बड़ी व्यवस्था गड़बड़ होती ही नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे थे। सिराजुद्दौला को भी हराया किसके, उसके घर वालों ने तो हराया, शुरुआत भी वहीं से हुई थी। ठीक है, तो यहां आपके ये था कि जब स्थितियां ऐसी होंगी तो आपके राष्ट्र छोटे होंगे और ये आपस में लड़ने वाले होंगे, और इस बात का फायदा उठाया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो भारत में जो राष्ट्र के निर्माण की जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद में। अब होता यह है आपके कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और भारत में आपके इन राष्ट्रों की कमजोरी को देखती है तो वो उठाती है इसका फायदा और एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी इनको जीतना शुरू करती है। यही करेगी ना, एक एक करके अटैक करेगी सब पे, और देखते देखते आपके ईस्ट इंडिया कंपनी 60% भारत को जीत लेती है। 60% राष्ट्र को इसने जीत लिया देखते ही देखते। अब 60% राष्ट्र को इन्होंने जीत लिया, हालांकि पूरे भारत को नहीं जीत पाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ क्षेत्र अभी भी इनकी पकड़ से बाहर था। अब ये जो आपके 60% भारत को जब आपके इन्होंने जीत लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था भारत में, पैसा कमाने आए थे वो सब, उनका उद्देश्य था सिर्फ पैसा। और पैसा कब मिलेगा, जब हम भारत के लोगों का आर्थिक शोषण करेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया यहां इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, लोगों का आर्थिक शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था आप हिंदू है मुस्लिम, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी नस्ल क्या है, उन्हें तो सिर्फ आपसे पैसा चाहिए था। और इसके लिए अब वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। अब यहां जब कभी भी एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण बहुत ज्यादा होगा, शोषण जब कभी भी व्यक्ति का ज्यादा होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट रिएक्शन करेगा।
ठीक, ये जो आपके 60% आपके ये जो क्षेत्र था, इस 60% क्षेत्र में रहने वाले आपके लोगों का जब आपके एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण आपके शुरू हुआ, ठीक है, तो यहां रहने वाले आपके जो लोग हैं वो इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन में आपके दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रिवॉल्ट या फिर मूवमेंट, या तो ये करेंगे क्रांति या फिर ये चलाएंगे आंदोलन। ठीक है, क्रांति भी करके देखी हम लोगों ने 1857 में, क्रांति हो गई फेल। तो अब दूसरा तरीका बचा क्या, मूवमेंट यानी कि आंदोलन। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अगर आपको कभी भी कोई आंदोलन चलाना है तो किसी भी आंदोलन की सफलता इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि उस मूवमेंट के अंदर मास कितना है, लोग कितने हैं। ठीक, तो यहां तो समस्या पहले से ही है कि भारत के अंदर लोग आपके जो है वो तो धर्म जाति क्षेत्र भाषा में बटे हुए हैं, तो लोग लाओगे कहां से मूवमेंट के लिए। ठीक, इस बात को आपके समझा, जो फ्रीडम फाइटर थे शुरुआती दौर के, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें ये बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर भारत के अंदर अगर हमें आपके फ्रीडम स्ट्रगल आपके चलाना है, राष्ट्रीय आंदोलन, तो हमें इससे ज्यादा लोगों को जोड़ना होगा। और भारत की जो जनता है वो अभी डिवाइड है किसमें, जाति धर्म रेश नस्ल क्षेत्र और भाषा। ठीक, तो हमें करना क्या होगा कि यहां राष्ट्र का द्वारा से निर्माण करना होगा, यानी कि इस 60% क्षेत्र में जो आपके लोग रह रहे हैं इनको यह एहसास दिलाना होगा कि आपकी ना कोई जाति है, ना आपका धर्म है, ना क्षेत्र है, ना भाषा है, ना नस्ल है। ठीक, इनको उठा के इस आइडियोलॉजी पे ले आओ। इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हिस्ट्री एक है, इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कल्चर एक है, इस 60% क्षेत्र की ज्योग्राफी एक है, और इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम एक है, ब्रिटिश रूल, और फ्यूचर एक है, ब्रिटिश रूल से मुक्ति। यहां कहीं भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा की बात नहीं की गई। ठीक, तो अब यहां जब राष्ट्र का निर्माण इन आधारों पर होगा, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण इन आधारों पर होगा, तो ये कैसा आइडियोलॉजी होगी, ब्रॉडर आइडियोलॉजी होगी। ब्रॉडर आइडियोलॉजी हो गई तो ये जाति धर्म क्षेत्र भाषा के कंसेप्ट सारे बाहर। ये करेंगे क्रांति या फिर ये चलाएंगे आंदोलन। ठीक है, क्रांति भी करके देखी हम लोगों ने 1857 में, क्रांति हो गई फेल। तो अब दूसरा तरीका बचा क्या, मूवमेंट यानी कि आंदोलन। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अगर आपको कभी भी कोई आंदोलन चलाना है तो किसी भी आंदोलन की सफलता इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि उस मूवमेंट के अंदर मास कितना है, लोग कितने हैं। ठीक, तो यहां तो समस्या पहले से ही है कि भारत के अंदर लोग आपके जो है वो तो धर्म जाति क्षेत्र भाषा में बटे हुए हैं, तो लोग लाओगे कहां से मूवमेंट के लिए। ठीक, इस बात को आपके समझा, जो फ्रीडम फाइटर थे शुरुआती दौर के, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें ये बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर भारत के अंदर अगर हमें आपके फ्रीडम स्ट्रगल आपके चलाना है, राष्ट्रीय आंदोलन, तो हमें इससे ज्यादा लोगों को जोड़ना होगा। और भारत की जो जनता है वो अभी डिवाइड है किसमें, जाति धर्म रेश नस्ल क्षेत्र और भाषा। ठीक, तो हमें करना क्या होगा कि यहां राष्ट्र का द्वारा से निर्माण करना होगा, यानी कि इस 60% क्षेत्र में जो आपके लोग रह रहे हैं इनको यह एहसास दिलाना होगा कि आपकी ना कोई जाति है, ना आपका धर्म है, ना क्षेत्र है, ना भाषा है, ना नस्ल है। ठीक, इनको उठा के इस आइडियोलॉजी पे ले आओ। इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हिस्ट्री एक है, इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कल्चर एक है, इस 60% क्षेत्र की ज्योग्राफी एक है, और इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम एक है, ब्रिटिश रूल, और फ्यूचर एक है, ब्रिटिश रूल से मुक्ति। यहां कहीं भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा की बात नहीं की गई। ठीक, तो अब यहां जब राष्ट्र का निर्माण इन आधारों पर होगा, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण इन आधारों पर होगा, तो ये कैसा आइडियोलॉजी होगी, ब्रॉडर आइडियोलॉजी होगी। ब्रॉडर आइडियोलॉजी हो गई तो ये जाति धर्म क्षेत्र भाषा के कंसेप्ट सारे बाहर, तभी तो मिलेगी हमें राष्ट्रीय आंदोलनों में व्यापक मास। ठीक, तो ये किया था हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले जो लीडर्स थे, उन्होंने रातों रात आपके राष्ट्र के निर्माण की आइडियोलॉजी को उठा के ट्रेडिशनल से शिफ्ट किया किसमें, कंटेम्परेरी में। ठीक, जब हम आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास या भारत में राष्ट्र का निर्माण। ये जरूरी क्यों था, ये जरूरी इसलिए था क्योंकि आइडियोलॉजी ये थी, और हम आंदोलन सक्सेस तभी कर पाएंगे जब आइडियोलॉजी ये होगी। ठीक, ये हुआ यहां। अब यहां समझना, तो अंग्रेजों के आने के बाद जब भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चला तो आपकी जो नेशन बिल्डिंग की आइडियोलॉजी थी ये ट्रेडिशनल से शिफ्ट कर जाएगी कहां, कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी की ओर। ठीक है, कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी आपके क्या कहेगी कि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की हिस्ट्री एक है, कल्चर एक है, ज्योग्राफी एक है, प्रॉब्लम एक है और सॉल्यूशन एक है। ठीक, ये हुआ। तो यहां आपके किसी व्यक्ति की जो पहचान थी वो उसके जाति धर्म क्षेत्र भाषा नस्ल के आधार पर तय नहीं हुई, यहां आपके मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी को लागू किया गया। मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी का मतलब क्या हुआ, मेटल्स को आप पिघला दो, एक मिला दो, एक नई मेटल बन जाएगी, पुरानी मेटल सारी खत्म, एक नई पहचान बन गई ना। तो इस 60% क्षेत्र में रहने वाले आपके लोगों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, इस 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एक आइडेंटिटी, यू ऑल आर इंडियंस, आप सभी भारतीय हो। ठीक, और आप सभी का एक उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता। ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चलाने से पहले हमें नेशन बिल्डिंग की कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना जरूरी था। ठीक, अब आगे आते हैं। तो हमने देखा क्या, भारत में जो नेशन बिल्डिंग की ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले, जब अंग्रेज भारत का शोषण करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा, और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए चाहिए मास, और मास तब आएगा जब हम ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को शिफ्ट कर देंगे कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी में। तो यहां कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी में आ गए, और कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी में आपकी सिर्फ एक पहचान कौन सी, वी ऑल आर इंडियंस, यानी कि हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, अब आगे समझना। अब यहां आपके क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी के साथ हम आपके आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां आपके समय के साथ फ्रीडम स्ट्रगल को कमजोर करने के लिए अंग्रेज लेके आएंगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी।
धर्म के आधार पर लोगों को ये डिवाइड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जाति के आधार पर लोगों को डिवाइड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हुआ आपके ये कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब अपने उद्देश्य में सफल हुआ आपके, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, भारत के अंदर आपके संविधान सभा का आपके गठन हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हो चुका था। तो यहां संविधान सभा के अंदर भारत में जो माइनॉरिटीज रहती थी, उन माइनॉरिटीज ने ये क्वेश्चन उठाया संविधान सभा के सामने, क्या उठाया कि हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, भारत क्या एक हिंदू बहुसंख्यक देश है, ठीक, ऐसे भारत में हम लोगों की सुरक्षा कैसे, हम लोगों की पहचान कैसे कायम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो सेक्युलर कंट्री है, धर्म के आधार पर तो बना नहीं है। जैसे पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, भारत का थोड़ी हुआ है। भारत तो सेक्युलर कंट्री बन के आ रहा है, ठीक है, सेक्युलर कंट्री है, लेकिन आपके क्या है, तब भी तो हिंदू ज्यादा है ना यहाँ, ठीक है। तो यहां संविधान सभा में आपके जो माइनॉरिटीज, जो आपके लोग थे या माइनॉरिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया कि इस हिंदू बाहुल्य देशों में हम माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन या सुरक्षा कैसे होगी। तब यहां जवाहरलाल नेहरू आपके नेशन बिल्डिंग की दूसरी आइडियोलॉजी देंगे, इस मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी की जगह यूनिटी इन डायवर्सिटी, विविधता में एकता। ये आइडियोलॉजी किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप सभी लोगों की एक पहचान होगी, यू ऑल आर इंडियंस। पासपोर्ट है किसी के पास? पासपोर्ट पर सबसे पहला हेडिंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप इंडियन। कहीं जाति लिखी है उसमें आपकी? कहीं धर्म लिखा है, क्षेत्र लिखा है, नस्ल लिखा है? भारत से बाहर आपकी सिर्फ एक पहचान है कि यू आर इंडियन, लेकिन भारत के अंदर आपकी जो पहचान है वो सुरक्षित रहेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29-30, यानी कि आप किसी धर्म विशेष से अगर संबंधित है तो आप अपने धर्म की पहचान को भी सुरक्षित रख सकते हो। ठीक, ये कंसेप्ट कहलाता है यूनिटी इन डायवर्सिटी। ठीक है, दोनों आइडियोलॉजी क्लियर हुई? ठीक, तो अब हमने यहां देखा क्या कि किस तरह से आपके एक व्यक्ति क्राउड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्राउड आगे चल के कैसे बनाती है ग्रुप, ग्रुप आगे चल के कैसे कन्वर्ट होगी कम्युनिटी में। अब ये जो आपकी कम्युनिटी है ये कैसे निर्माण करेगी नेशन का। अब नेशन के बाद अब हम देखेंगे कैसे नेशन आपके बनता है स्टेट। ठीक है, अब यहां आपके नेशन और स्टेट में बेसिक डिफरेंस आप समझना। नेशन में क्या देखा था आपने? नेशन एक
इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता के बाद भारत को विविधता में एकता वाला देश घोषित किया गया। ठीक है, अब यहां स्वतंत्रता हमें मिल गई, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास आपके प्रिंसिपल लॉ कहां है जिससे हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेजिटिमेसी मिलेगी? और ये प्रिंसिपल लॉ कब आएगा? 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को आपके जो इंडिया होगा नेशन से कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट, राज्य। राज्य का मतलब जब आपके किसी आइडियोलॉजी नेशन की, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कहां आपके जब फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा तो कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी, और कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में भी मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी, फ्रीडम स्ट्रगल में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता के बाद भारत को विविधता में एकता वाला देश घोषित किया गया। ठीक है, अब यहां स्वतंत्रता हमें मिल गई, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास आपके प्रिंसिपल लॉ कहां है जिससे हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेजिटिमेसी मिलेगी? और ये प्रिंसिपल लॉ कब आएगा? 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को आपके जो इंडिया होगा नेशन से कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट, राज्य। राज्य का मतलब जब आपके किसी राष्ट्र को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाए, और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी कब मिलेगी? जब उसके पास सॉवरेनिटी होगी। यहां याद रखना राष्ट्र और राज्य में सिर्फ अंतर है तो किसका है? डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, ये तीन फीचर आप देख रहे हो। ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम में भी इंडिया में था। इंडिया का क्षेत्रफल, भूगोल पहले था, पॉपुलेशन पहले भी रहती थी, ब्रिटिशर्स ने सरकारें भी इंडिया में बना रखी थी, जो नहीं थी वो ये नहीं थी। और सॉवरेनिटी आएगी कब? 26 जनवरी 1950, सॉवरेनिटी प्लस इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, और 26 जनवरी 1950 को भारत कन्वर्ट होगा किसमें? राज्य में। ठीक है, तो राज्य आपके एक लीगल कंसेप्ट है, विधिक अवधारणा। ठीक है, यहां याद रखना पॉलिटिकल साइंस के एक थिंकर है कौन? गार्नर। गार्नर कहते हैं कि आपके एक ऐसी संस्था जिसमें 4 विशेषताएं हों तब हम कहेंगे कि वो संस्था क्या है? एक राज्य है। यानी राज्य होने के लिए कितने फीचर होना जरूरी है? 4। पहला, डिफाइंड एरिया, एक निश्चित भूभाग हो, उस डिफाइंड एरिया में कोई ना कोई पॉपुलेशन रहती हो, इस पॉपुलेशन के ऊपर शासन करने वाली कोई सरकार हो, और यह सरकार आपके कैसी हो? सॉवरन। सॉवरन यानी कि इस सरकार के पास फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। यह सरकार आपके देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ क्या ले सके? निर्णय ले सके। ठीक है, अब यहां आपके होता क्या है, एक पॉइंट याद रखना, ये राष्ट्र और राज्य आपके ऐसे कंसेप्ट हैं कि राज्य से राष्ट्र की प्रक्रिया भी हो सकती है और राष्ट्र से राज्य की प्रक्रिया भी हो सकती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखें, भारत एक राज्य है, लेकिन जब कभी भी भारत में सेपरेटिज्म, अलगाववाद की जो आप मांग देखते हो जैसे खालिस्तान, तो ये राज्य से राष्ट्र की तरफ वापस जाना होगा, क्योंकि खालिस्तान क्या है? एक कॉमन आइडेंटिटी पर आधारित है ना। ठीक, कि सिख बाहुल्य क्षेत्र को आपके एक अलग देश घोषित किया जाए, यही है ना। ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सेपरेशन की मांग आ जाए। ठीक, जैसे कि प्रेजेंट सिस्टम में हम कंसेप्ट देखा राष्ट्र और राज्य का, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इजराइल स्टेट है, फिलिस्तीन नेशन है, फिलिस्तीन को इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यह अंतर होता है राष्ट्र और राज्य में। अब हम आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। भारत के अंदर आप होने के लिए कितने फीचर होना जरूरी है? 4। पहला, डिफाइंड एरिया, एक निश्चित भूभाग हो, उस डिफाइंड एरिया में कोई ना कोई पॉपुलेशन रहती हो, इस पॉपुलेशन के ऊपर शासन करने वाली कोई सरकार हो, और यह सरकार आपके कैसी हो? सॉवरन। सॉवरन यानी कि इस सरकार के पास फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। यह सरकार आपके देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ क्या ले सके? निर्णय ले सके। ठीक है, अब यहां आपके होता क्या है, एक पॉइंट याद रखना, ये राष्ट्र और राज्य आपके ऐसे कंसेप्ट हैं कि राज्य से राष्ट्र की प्रक्रिया भी हो सकती है और राष्ट्र से राज्य की प्रक्रिया भी हो सकती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखें, भारत एक राज्य है, लेकिन जब कभी भी भारत में सेपरेटिज्म, अलगाववाद की जो आप मांग देखते हो जैसे खालिस्तान, तो ये राज्य से राष्ट्र की तरफ वापस जाना होगा, क्योंकि खालिस्तान क्या है? एक कॉमन आइडेंटिटी पर आधारित है ना। ठीक, कि सिख बाहुल्य क्षेत्र को आपके एक अलग देश घोषित किया जाए, यही है ना। ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सेपरेशन की मांग आ जाए। ठीक, जैसे कि प्रेजेंट सिस्टम में हम कंसेप्ट देखा राष्ट्र और राज्य का, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इजराइल स्टेट है, और राज्य आपके ऐसे कंसेप्ट हैं कि राज्य से राष्ट्र की प्रक्रिया भी हो सकती है और राष्ट्र से राज्य की प्रक्रिया भी हो सकती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखें, भारत एक राज्य है, लेकिन जब कभी भी भारत में सेपरेटिज्म, अलगाववाद की जो आप मांग देखते हो जैसे खालिस्तान, तो ये राज्य से राष्ट्र की तरफ वापस जाना होगा, क्योंकि खालिस्तान क्या है? एक कॉमन आइडेंटिटी पर आधारित है ना। ठीक, कि सिख बाहुल्य क्षेत्र को आपके एक अलग देश घोषित किया जाए, यही है ना। ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सेपरेशन की मांग आ जाए। ठीक, जैसे कि प्रेजेंट सिस्टम में हम कंसेप्ट देखा राष्ट्र और राज्य का, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इजराइल स्टेट है, फिलिस्तीन नेशन है, फिलिस्तीन को इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यह अंतर होता है राष्ट्र और राज्य में। अब हम आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। भारत के अंदर आपकी जो नैरो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी की वजह से हम गुलाम बने। ठीक है, भारत के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपनी जो विजनरी सोच थी उससे सोचा कि अगर हमें मुक्ति पानी है या स्वतंत्रता पानी है तो हमें इस आइडियोलॉजी से बाहर
आना होगा। ठीक, तो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे वो आपके इंडिया को निकाल के लाए यहां से, इस ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी, और कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी से लेके गए कहां तक, स्टेट तक। ठीक, अब आते हैं हम प्रेजेंट लीडर, वर्तमान नेता। ठीक, फ्रीडम फाइटर कहते थे कि आपकी एक पहचान है, यू ऑल आर इंडियन, आपका ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना भाषा है, ना नस्ल है। अब वर्तमान लीडर क्या कहते हैं, आप हिंदू हो और आप मुस्लिम हो, आप एससी हो और आप एसटी हो और आप ओबीसी हो। यानी कि जो स्वतंत्रता या जो हमें जो आइडियल वैल्यूज जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मिली थी, ठीक, इंडिया की पॉलिटिक्स ने उन सारी आइडियल वैल्यूज को साइड कर दिया। और ये जितने भी आपके लीडर्स हैं, ये इंडिया को अब इधर से इधर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आओ यहां। यही कि अगर हमें मुक्ति पानी है या स्वतंत्रता पानी है तो हमें इस आइडियोलॉजी से बाहर आना होगा। ठीक, तो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे वो आपके इंडिया को निकाल के लाए यहां से, इस ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी, और कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी से लेके गए कहां तक, स्टेट तक। ठीक, अब आते हैं हम प्रेजेंट लीडर, वर्तमान नेता। ठीक, फ्रीडम फाइटर कहते थे कि आपकी एक पहचान है, यू ऑल आर इंडियन, आपका ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना भाषा है, ना नस्ल है। अब वर्तमान लीडर क्या कहते हैं, आप हिंदू हो और आप मुस्लिम हो, आप एससी हो और आप एसटी हो और आप ओबीसी हो। यानी कि जो स्वतंत्रता या जो हमें जो आइडियल वैल्यूज जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मिली थी, ठीक, इंडिया की पॉलिटिक्स ने उन सारी आइडियल वैल्यूज को साइड कर दिया। और ये जितने भी आपके लीडर्स हैं, ये इंडिया को अब इधर से इधर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आओ यहां। यही तो हो रहा है, कहां आ रहे हैं हम वापस। आपसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, तो आप अपनी जाति से पहचान बताते हो, अपने क्षेत्र से पहचान बताते हो, अपनी भाषा से या अपने धर्म से। तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप धीरे धीरे वहीं चले गए वापस। यानी कि जो डिसइंटीग्रेट इंडिया जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के आने से पहले था, वही मानसिकता इंडियन पॉलिटिशियंस ने द्वारा विकसित करना शुरू कर दी। इन्होंने तो की अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन नुकसान इसका उठाना पड़ेगा हम सब लोगों। ठीक, क्योंकि जब जब आइडियोलॉजी नैरो माइंडेड होगी, तब तब समाज में संघर्ष बढ़ेगा। संघर्ष बढ़ी रहा ना वर्तमान में, दो जातियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, दो भाषाओं के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, दो धर्म के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या था आपके कि जब आपके फ्रीडम स्ट्रगल था तब पूरा संघर्ष समाप्त हो गया, और अब ये जो न्यू पॉलिटिक्स आपके इमर्ज हुई, इसने वही संघर्ष द्वारा शुरू कर दिया जो भारत में पहले चलता था। ठीक, तो इन्होंने तो किया अपने फायदे के लिए, लेकिन नुकसान इसमें किसका है, पब्लिक। ठीक, टीवी चैनल खोलना, सिवाय हिंदू मुस्लिम, सिवाय कास्टिज्म, इसके अलावा कोई इशू है ही नहीं। यही चल रहा है ना पूरा इशू। ठीक है, तो ये है आपके, जबकि इशू ये नहीं है, इशू होना चाहिए डेवलपमेंट, इशू होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। ठीक, वो इशू तो चल ही नहीं रहे कहीं, उन पे तो कोई डिबेट ही नहीं होती टीवी चैनल्स पे, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती। पॉलिटिकल पार्टी को तो भी डिबेट के मुद्दे आपके चाहिए। क्यों, होता क्या है कि भारत जैसे देशों की हम बात करते हैं, जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है, इनकी खास बात आपके क्या होती है, जो गरीब आदमी होता है ना, गरीब आदमी की हम बात बताते हैं, गरीब आदमी अपने धर्म और संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा आपके कठोर होता है, क्योंकि उस पर पैसा तो है नहीं, वो अपनी धर्म और संस्कृति से कभी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करता। ठीक, और ये बात पॉलिटिशियन बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में क्यों नहीं उठते कोई रिलीजियस इशू, वहां तो नहीं उठते। वहां तो सिर्फ एक चीज है, अगर आप गलत हो तो पूरी कम्युनिटी बाहर कर देंगे वो। ठीक, सही हो तो कोई आपसे कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि वहां बात होती है डेवलपमेंट की, यहां बात होती है किसकी, रिलीजन, कल्चर, कास्ट। क्योंकि यहां उलझे लोग भी तो नहीं में उलझे, लोगों को भी तो मजा आता है इन बातों करने में। अच्छा, मंदिर निकल आया, अब निकला है कि नहीं निकला, लेकिन मंदिर निकल आया तो थोड़ा सा एनर्जी आ गई ना, बात करने का मुद्दा मिल गया। अब ताजमहल भी खुदवाएंगे, अब मिल भी जाएगा वहां ताजमहल मंदिर, तो क्या करोगे, बना लो मंदिर। इससे डेवलपमेंट कौन सा बड़ा। एजुकेटेड तो सब है, अवेयरनेस की कमी है, एग्जैक्ट बात वही है। तो यहां क्या है, आपके समझ नहीं है, लोगों के पास समझना ही नहीं चाहते कि एक्चुअल इशू है क्या। ठीक, तो अब आप सोच लो, अब इस देश में, चलो सिंपल सी बात बताएं, अब समझ का लेवल आप ये देख लो कि आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहां बैच में आपके लड़कियों के पीछे लड़ाई हो जाए तो आप सच में आईएएस बनने लायक हो, कम से कम ये तो सोचो, इतनी मैच्योरिटी का आपके लेवल है, वो होती है। तो आप खुद मैच्योरिटी का लेवल सोच लो, आपके सच में हो आप आईएएस बनने लायक, इतने छोटे से मुद्दों पे आप बहस करते हो। तो जब आपका लेवल ये है, आप तो पढ़े लिखे हो, तो सामान्य जनता का लेवल क्या होगा, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे इंडिया का सिस्टम। तो आपको ये सबसे पहले क्लियर हुआ कि आपके एक व्यक्ति कब बनता है, क्राउड कब बनता है, ग्रुप कब बनता है, कम्युनिटी, कम्युनिटी कैसे आपके नेशन में कन्वर्ट होती है और नेशन कैसे आपके स्टेट में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ। तो ये देखा हमने आपके राज्य। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग समझेंगे राज्य की व्यवस्था। राज्य व्यवस्था समझना है ना, अभी तो हमने सिर्फ क्या समझा है, राज्य। ठीक है, कोई डाउट।